मेरा नाम योगेंद्र कुमार शर्मा है और मैं जामिया मिलिया का ही एलुमनाई हूँ, जेएनयू का भी एलुमनाई हूँ और डीयू का भी हूँ। ग्रेजुएशन डीयू से किया, फिर पीजी जेएनयू से किया, फिर सेकंड पीजी इग्नू से किया, फिर उसके बाद में एमफिल और अपना जो पोस्ट डॉक्टरेट है वो अपना जामिया मिलिया इस्लामिया से किया। ठीक है ना। पिछले 15-16 ईयर से मैं मतलब टीचिंग फील्ड में एक्टिवली एंगेज हूँ। 2009 से आप कह सकते हैं, 2009 से कंप्लीटली मैं इसी फील्ड में हूँ। बनों के साथ भी मैं जब से स्टार्ट हुआ है तभी से जुड़ा हुआ हूँ। इंग्लिश मीडियम हमारा चल ही रहा है, हिंदी हम शुरू करने जा ही रहे हैं। ठीक है ना। तो अब नई जर्नी आप लोगों के साथ शुरू होगी। ठीक। जिस विषय के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, या जिसको आप इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स से नहीं कंफ्यूज करना है, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते ही हैं पहले हम देख लेते हैं। नजर आ रहा है सबको पाठ्यक्रम? इसमें हमारा पेपर थर्ड। ठीक है। इस पेपर थर्ड में हम जिस सेक्शन को डील करेंगे वो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। पहले आप एक अप्रोच को समझें, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो उस विषय को पढ़ने के हमारे बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। इन आयामों में सबसे जो चर्चित दृष्टिकोण है वह है आपका बहुआयामी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी। मतलब क्या हुआ, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे फिर आएंगे सब्जेक्ट मैटर पे क्या है। जैसे सपोज हम एक बात करें, हम पढ़ते हैं ना आप लोगों का टॉपिक कि भाई भारत की आर्थिक समृद्धि। एक छोटा सा मैं बात जानना चाहूंगा। भारत की आर्थिक समृद्धि, या जिसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। और थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊं तो आप लोग एक टर्म सुनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। ठीक है ना, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रोस डोमेस्टिक, और तीसरा आपका क्या? प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब समझे इसको, तो जीडीपी इंडिकेटर होती है किसकी? जो आपने लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ, या जिसको हिंदी में हमने क्या लिखा है? आर्थिक समृद्धि। तो कहने का मतलब यह हुआ कि टेक्निकली हम इसको क्या कहेंगे? जीडीपी, है ना। और थोड़ा सा और सरल हम इसको कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि। ठीक है ना। अब यदि आर्थिक समृद्धि से मैं बात करूं तो आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि कोई राष्ट्र आर्थिक स्वरूप में कितना संबल है। संबल समझते हो ना आप लोग? मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की मजबूती क्या है। एक मैं अगर यहां पे लिखूं कि भारत आर्थिक दृष्टिकोण के संबंध में कितना मजबूत है, यानी कहीं ना कहीं हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखो, यहीं से हम समझें कि ये जो बहुआयामी या एक आयामी जो अप्रोच होती है, इसका मतलब क्या होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, आप पढ़ते हैं ना, जैसे आप हमारे पॉलिटिशियंस को, जितने भी राजनेता हैं, समाचारों में आप ये प्रतिदिन इस तरह की परिचर्चाएं आपके सामने आती रहती है। ठीक है ना, कि भाई भारत की जीडीपी बढ़ी, भारत की जीडीपी बढ़ी घटी है, या अभी जो वर्ल्ड बैंक है उसने कहा कि भाई इंडिया की ग्रोथ इतनी रहने वाली है, आईएमएफ ने कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन किया। अभी चूंकि जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी में हैं तो आप पढ़ते होंगे कि अभी इकोनॉमिक सर्वे भी हमारा आया है। ठीक है ना, बजट भी आया है, तो उसमें लिखा होता है कि नॉमिनल जीडीपी इतना रहेगा, रियल जीडीपी इतना रहेगा। अब हम एक बात समझने की कोशिश करें कि
यदि ये जीडीपी ग्रोथ रेट हम कहें कि बढ़ करके हो जाए कितना 10%, और यदि ये जीडीपी ग्रोथ रेट घट करके हो जाए कितना -10%, तो इसका हमसे क्या लेना देना भाई? केवल इसके 10% होने से, 20% होने से या -10% होने से हमसे भी कोई संबंध है, या बस केवल हम पढ़ते ही है किताब? ये भी तो समझना पड़ेगा ना हमें। अब देखो एग्जाम्पल समझिए, जैसे आज की तारीख में यदि अब कहा जाए तो हम मान करके चलते हैं कि भाई चलो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, ये हम मान लेते हैं। ये हमने क्या लगाया है? अनुमान। अनुमान के हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट आज की तारीख में कितनी चल रही है? हमने माना 8% है। अब मैं आपसे पूछूं कि यदि ये 8% से बढ़ के 10% हो जाए, 12% हो जाए, 20% हो जाए, तो क्या गवर्नमेंट कल ये कहने जा रही है कि भाई अब बहुत पैसा हमारे पास आ गया है, अब इतना पैसा आ रहा है कि हमारे बैंकों में उसको रखने की जगह नहीं है, तो चलो हर आदमी के अकाउंट में कितना 20-20 हजार रुपए महीना भेज देते? क्या ऐसा होगा? भाई पैसा तो बढ़ रहा है ना बहुत। 8% से बढ़ के कितना हो गया? हम मान लेते हैं 20% चला गया, तो क्या ऐसा होने जा रहा है कि सरकार ये कहे कि भाई अब जीडीपी ग्रोथ रेट 20% हो गई, तो हम क्या करें? बहुत पैसा आ गया है, 20-20 हजार रुपए किसको दे देते हैं? लोगों को दे दे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि जब कोरोना का टाइम था तब यही ग्रोथ रेट घट करके मान लिया -18%, 19, बहुत नीचे तक चली गई थी, हमने मान लिया कि ये कितनी चलेगी -18% हो गया, तो क्या ऐसा हुआ कि ये माइनस में चलेगी, मतलब जीरो से भी नीचे है, ठीक है ना? तो क्या ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा भाई अब पैसा नहीं बचा है, हर आदमी क्या करे अपने अकाउंट से 20-20 हजार रुपए निकाल करके दे दे? क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम इसको केवल आंकड़ों के हिसाब से समझने की कोशिश करें, एक आयामी, तो इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? भाई ये बढ़े या घटे, जब ये बढ़ रही है तब भी हमारी जेब में नहीं आ रहा है, और जब ये घट रही है तब भी हमारी जेब से नहीं जा रहा है, फिर क्या पढ़े इसको? बात समझे? ये बात तो क्लियर है ना? फिर इसको क्यों पढ़े हम जो है, फिर इसका संबंध क्या हुआ? लेकिन अब हम आते हैं इसका क्या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे, कि क्या वास्तव में इसका हमसे कोई लेना देना है भी या नहीं है। बात समझे ना? पेपर उस चीज को पूछता है। तो जब हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इस सब्जेक्ट का भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इसका सबसे बड़ा महत्व ही ये है कि ये किस अप्रोच के साथ पढ़ा जाएगा बाबू? जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुआयामी अप्रोच। तो बहुआयामी अप्रोच का मतलब हुआ कि जब मैं ये लिखूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका संबंध हम किसके साथ पढ़ेंगे? जिसको हम क्या बोलते हैं? समाज, या जिसको हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी। क्योंकि देश में इकोनॉमिक लेवल पे जो भी कुछ घटित होगा, आर्थिक स्वरूप में जो भी कुछ घटित होगा, उसका सीधा संबंध किस पे आकर के पड़ेगा? समाज पे पड़ेगा। बात समझे? अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारे देश में क्या है? रोजगार की बाबू क्या है? कमी है, ठीक। हमारे देश में अभी गरीबी क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? अब मैं कहूं कि यदि इन दोनों चीजों को, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते अभी क्योंकि जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, मैं कहूं कि अगर हमें इन दोनों चीजों को निपटाना है, तो आपके पास में ऐसी कौन सी चीज होगी सबसे पहले आप कहेंगे कि सर यदि ये बढ़ जाए तो ये दोनों चीजें निपट जाएं? तो क्या कहेंगे आप? जो आपने क्या लिखा है, जीडीपी, कि यदि जीडीपी बढ़े, जितनी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी उतना ही मतलब क्या है? बात समझे ना? क्योंकि देखो पी जो है, ये जो प्रोडक्ट है, उत्पाद हम जिसको बोल रहे हैं, यदि मैं कहूं कि उत्पाद किस प्रक्रिया का परिणाम है, किस प्रक्रिया से उत्पाद निकल के आता है, तो आप सीधा कहोगे ये परिणाम है किसका? उत्पादन की। क्या भाई बिना उत्पादन के तो उत्पाद नहीं बना ना। ये पेन क्या है? उत्पाद है। ये मेरे हाथ में कब आया? जब पहले इसका उत्पादन हुआ। तो उत्पाद जो है किसका परिणाम है?
उत्पादन की क्रिया का। अब मैं कह रहा हूं कि देश में उत्पाद बढ़ रहा है, तो उत्पाद बढ़ रहा है तो कब बढ़ रहा है? जब देश में क्या बढ़ रहा है? उत्पादन बढ़ रहा है। जितना उत्पादन बढ़ेगा उतना ही उत्पाद बढ़ेगा। भाई मान लिया मारुति कार एक महीने में 1000 कार बना रही, तो हम क्या कहेंगे कि मारुति कार के उत्पाद को बनाने की जो क्षमता है वो कितनी है? 1000 कार प्रति मंथ है। अब यदि हम कहें कि इस उत्पाद की संख्या को बढ़ा करके डबल करना है, 2000 करना है, तो 2000 कब होगा? जब मारुति पहले अपनी उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा करके डबल करेगी। 1000 से बढ़ा के कितना करेगी? 2000 करेगी। बात समझे? तो यानी उत्पाद, अब मैं कहूं कि जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है कि उसमें क्या बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा। तो यानी देश में यदि उत्पादन बढ़ा तो डियर स्टूडेंट क्या हुआ? रोजगार में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। और यदि रोजगार में वृद्धि हुई तो सीधा है कि आपकी आय में भी क्या हो रही है? और यदि आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? गरीबी बढ़ेगी या घटेगी? गरीबी घटेगी। बात समझे ना? ये अप्रोच, इसको समझने की ये क्या हुआ? ये इसको समझने का बिल्कुल एक दूसरा आयाम हुआ। बात समझे ना? तो जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने की दो अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? एक अप्रोच होती है कि हम उसको यूनिडायमेंशनल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, केवल उसके एक आयाम को देखना चाहते हैं। तो जब आप 12th में आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, जब भारतीय अर्थव्यवस्था आती है ना उसमें कि एक तो माइक्रो है, एक मैक्रो है और एक इंडियन इकोनॉमी है। जब आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा होगा तो उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं ना कैलकुलेशंस के लिए। उस समय वो छोटे छोटे किसी कंपनी का एग्जांपल दे दिया, किसी उसका, उस समय वो आपको देश दुनिया के बारे में नहीं समझाते। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको उस समय की उस तरह की समझ की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? यहां आपको किसके बारे में समझना है? सबसे पहले ही समझना है किसके बारे में? देश और समाज के बारे में। बात समझे ना? देश और दुनिया के बारे में। तो यहां जो समझने का जो दायरा होगा आपका वो बिल्कुल क्या होगा? उल्टा होगा। तो इसीलिए अब देखो, अब इसका दूसरा आयाम देखो। तो यदि मैं कहूं कि रोजगार है, गरीबी है, भुखमरी है, अब जैसे गरीबी कम होगी तो गरीबी कम होने का परिणाम क्या होगा कि देश में जिसको हम क्या बोलते हैं? भुखमरी। भुखमरी बढ़ेगी या कम होगी? भुखमरी कम होगी। भुखमरी कम होगी तो देश में फिर आप एक टॉपिक और पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कुपोषण। कुपोषण किसका परिणाम है? भुखमरी का। भुखमरी किसका परिणाम है? गरीबी किसका परिणाम है? रोजगार, मतलब रोजगार में कमी का। तो लिंक हो गया सारा। और ये चारों टॉपिक किसके हैं बाबू? ये चारों टॉपिक किसके हैं? ये आपके समाजशास्त्र के हैं। बात समझे ना? तो अर्थशास्त्र को आप कभी भी एक्सक्लूजन में पढ़ ही नहीं सकते। बात समझे ना? आप ये सोच ही नहीं सकते कि अर्थशास्त्र पढ़ूं और समाजशास्त्र उससे अछूता रह जाए। दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए। इसीलिए जो सिलेबस को जब आप पढ़ते हैं तो पाठ्यक्रम में टॉपिक का नाम कैसे दिया है? सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ इसका? भारत का आर्थिक एवं सामाजिक क्या? भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास। डियर स्टूडेंट, क्या ये बात कुछ आपके दिमाग में घर करती है? कि टॉपिक को पढ़ने का मतलब केवल ये जानना नहीं है कि जीडीपी माने क्या है। बात समझे ना? पेपर एसएससी में तो पूछेगा जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या, लेकिन यूपीएससी में अभी तक आपने कभी भी मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, व्हाट इज जीडीपी, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आया कभी? पिछले 20 साल के इतिहासों में तो मैंने नहीं देखा है। उसमें हाँ ये जरूर पूछेगा कि यदि भारत, अभी जैसे पिछले दिनों क्वेश्चन आया था, इस साल से पिछले साल में पोटेंशियल जीडीपी पूछा उन्होंने। उन्होंने पूछा कि भारत में जो संभावित जीडीपी है, पोटेंशियल जो जीडीपी है वो क्या है। अब कैसे बताओगे आप उसको जो है पोटेंशियल जीडीपी? मतलब ऐसे समझो जैसे आप, एक छोटा एग्जांपल देता हूं, देखो कैसे समझिए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई
हमारी जो आर्थिक समृद्धि दर है वो 18, 20, 25, कोई लिमिट तो होगी, या हम 100% तक ले जा सकते हैं उसको? ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई लिमिट तो होगी ना उसकी, भाई कितनी बढ़े वो। तो एक्चुअली में क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेटेड था कि भाई, अब इसका मैं एग्जांपल एक छोटी कार से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे जब हम किसी शोरूम पे कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो वो गाड़ी क्या बोलती है, मतलब शोरूम वाला क्या बोलता है कि सर इसका माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर है। हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमने कहा भाई 25 किलोमीटर पर लीटर तो मतलब बहुत शानदार माइलेज है, हमें ले लेना चाहिए। अब हमने ले लिया उसको, जब हम उसको चलाते हैं रोड पे, पता लगा कि उसका माइलेज तो उसने बोला 25, अब वो निकल के आ रहा है कितना, 12, 13, 14, 15, 10 कम हो गया। अब भाई वो कम क्यों हुआ उसको भी समझने की जरूरत है। जब उन्होंने उसको टेस्ट किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि यदि ये गाड़ी एक नेशनल हाईवे पे बिना ब्रेक लगाए 1 घंटे तक 80 किलोमीटर प्रति स्पीड, प्रति मतलब आवर्स की स्पीड पे यदि चल रही है और उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो 80 किलोमीटर चलने के बाद या 1 घंटे चलने के बाद एक ही आदमी बैठा हुआ है, एसी भी बिल्कुल किस पॉइंट पे चल रहा है, एक ही पॉइंट पे चल रहा है, नॉर्मल पॉइंट पे, तब जाकर के एवरेज दे रही है कितना, 25। तो यानी ये होगी आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब कि जब कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, उसको किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा, 80 से ऊपर मीटर गया नहीं है, 80 की स्पीड पे चल रही है और 1 घंटे लगातार चलने के बाद एक ही आदमी बैठा है, सिंगल पॉइंट पे एसी चल रहा है, तो गाड़ी का माइलेज कितना आया, 25। अब हम खुश हो गए। यही कंडीशन जीडीपी में है कि यदि जीडीपी में जो इंडिकेटर्स हैं, आइडियल जो इंडिकेटर्स माने जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट उतनी ही रहे जितना हमारा टारगेट है, इन्वेस्टमेंट रेट उतना ही रहे जितना हमारा टारगेट है, बल्कि उससे ज्यादा ही हो जाए, ठीक है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारे फेवर में रहे, हमारा जो बजट घाटा है वो हमारे फेवर में रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन हमारे, अगर ये सारे इंडिकेटर्स हमारे फेवर में रहे, तब जाकर के हमारी ग्रोथ कितनी निकल करके आएगी। बात समझे ना? तो यानी एक ऐसे इंडिकेटर्स पे जो बिल्कुल हमारे फेवर में और हमारी ग्रोथ कहां निकल, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल जीडीपी। बात समझे ना? तो कहने का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन उस तरह के पूछेंगे कि जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके दिमाग का क्या चाहते हैं मतलब आपके दिमाग की सीरियसनेस उनको चाहिए कि भाई तुम कुछ सोच भी पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। तो इस चीज को जिक्र करने का मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि जब हम इस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे या कोई भी सब्जेक्ट जब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो हमारे पढ़ने का जो अप्रोच होगा वो कौन सा होगा, बहुआयामी। हमें केवल यही नहीं पढ़ना है। अब देखो, हर चीज की प्रासंगिकता है ना, अगर प्रासंगिकता नहीं होती तो आज औरंगजेब की कब्र का मुद्दा क्यों उठाया जाता? बात समझे ना? इसका मतलब वो 300 साल पहले जो आदमी मर गया, आज भी कहीं ना कहीं उसको लोगों ने क्या कर दिया, प्रासंगिक बना दिया ना उठा करके। देश में दंगा हो सकता है, देश में कुछ भी हो सकता है, बड़ा सीरियस इशू क्रिएट हो, तो इसीलिए आप उस चीज को कभी भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि यूपीएससी हमेशा एक आयाम से नहीं कई आयाम से सोचती है। बात समझे ना डियर स्टूडेंट्स? तो यही मेरे बताने का आपको मकसद था कि जब हम इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ इसकी तैयारी करेंगे। ये बात क्लियर है? चलिए, अब मैं पहले थोड़ा सा आपको इस पे इसके सिलेबस के बारे में समझाऊं कि सिलेबस में इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो हमें क्या करने होंगे, कवर करने होंगे। फिर चलेंगे नेक्स्ट पर। तो आपने ऊपर लिखा है पाठ्यक्रम, क्या कुछ जानते हो थोड़ा बहुत इसके बारे में? हाँ? नहीं जानते? थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, मजाक कर रहा हूं। देखिए हम एक्चुअली में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ये जो है हमारे टॉपिक का, और जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का, मैंने आपको बताया इसके दो पहलू हमें पढ़ने हैं, एक तो आपका सामाजिक और दूसरा हमें इसका क्या पहलू लेना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक। सामाजिक एवं आर्थिक, ये दोनों पहलू हमें लेकर के चलने।
ठीक है ना। आर्थिक पहलू में हम इसको दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक में तो हम पढ़ते हैं ना आप लोग सूक्ष्म, और दूसरे में, मतलब मैं थोड़ा सा सरल कर देता हूं आप लोगों के लिए, वो आप लोग जानते हैं। एक आपका माइक्रो और दूसरा आपका क्या, मैक्रो। समष्टि और व्यष्टि पढ़ते ना, अर्थशास्त्र की दो ब्रांचेज हैं, समष्टि और व्यष्टि। पहले देखिए, पहले इसी को समझो, माइक्रो मैक्रो कैसे, मतलब जैसे मैं एक पॉइंट लिखता हूं यहां पे, जैसे सपोज हम कहें कि रोजगार की समस्या, सपोज मैंने एक टॉपिक लिखा। अब इस रोजगार की समस्या को पढ़ने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे एक हम देख रहे हैं किसी एक जो आपका विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र का मतलब जैसे हम ले लें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एक तो हमने ये ले लिया, ऑटोमोबाइल समझ रहे हो ना, जो वाहन वाले जो। दूसरा हम ले लें जैसे आपका संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में रोजगार, संपूर्ण भारत में रोजगार की समस्या। एक पॉइंट ये हो गया। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा माइक्रो है कौन सा मैक्रो, आप सब जानते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। किसी एक विशेष क्षेत्र की समस्या को पढ़ना, ये किसका काम है, माइक्रो का। और पूरे देश की समस्या को देखना, ये किसका काम है। समस्या एक ही है, उसको देखने के दो दृष्टिकोण है, दो आयाम है। एक आयाम तो जैसे मान ले किसी कोई इंडस्ट्री है, उसके किसी पर्टिकुलर इश्यूज को उठाना है कुछ, वो इशू किसका है, माइक्रो का है। और किसी चीज को बड़े वृहत स्तर पे जाकर के अध्ययन करना, ठीक है ना, वो किसका पार्ट होता है, मैक्रो का होता है। तो जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक पहलू या सामाजिक पहलू कोई भी हो, उसको दो आयाम पे समझने की कोशिश करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, मैक्रो, समझे ना। क्योंकि हम जैसे मान लिया सपोज आप पढ़ेंगे बेरोजगारी, तो ये जो बेरोजगारी जब आप पढ़ेंगे इसमें डियर स्टूडेंट, तो ये किसके रिलेशन में होगी, पूरी इंडिया के रिलेशन में। सपोज आपने पढ़ा जिसको हम क्या लिख रहे हैं, पॉवर्टी यानी गरीबी, ये किसके रिलेशन में पढ़ेंगे, पूरी इंडिया के रिलेशन में। सपोज जीडीपी ग्रोथ रेट, ये भी किसके रिलेशन में पढ़ेंगे। ये ऐसे भी हो सकता है, यूपी की भी तो जीडीपी है ना, बिहार की भी तो जीडीपी है, लेकिन हमें यूपी बिहार की जीडीपी से उतना सरोकार नहीं होगा जितना हमें किससे होगा, इंडिया से। तो हमारा जो मैक्सिमम काम है, जैसे सपोज आप ट्रेड पढ़ेंगे, ट्रेड व्यापार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये जो व्यापार, ये भी किसके रिलेशन में पढ़ेंगे, इंडिया। तो हमारा जो मैक्सिमम कार्य होगा वो किसके संदर्भ में होगा, मैक्रो के रिलेशन में होगा। बात समझे ना। तो सिलेबस को हम सरल करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक उसको ले लेंगे बाबू माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा मैक्रो के। तो जब आप क्रूड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एकदम प्योर, तो आप उसमें दोनों ही पढ़ के लेकर के चलते हैं, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्रो वाला सेक्शन है, इसका योगदान क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम चीजों को वृहत स्तर पे लेकर के चलने वाले, या वृहत स्तर पे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखते रहो साथ साथ, जो है आपको आसानी रहेगी, फिर मैं सिलेबस समझाऊंगा आपको। अच्छा, इसमें जब हम टॉपिक्स भी डिवाइड करेंगे ना, तो हम टॉपिक्स भी दो जगह डिवाइड करेंगे, एक तो जो प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, दूसरे जिनमें सोशल आउटपुट ज्यादा होगा। तो सोशल आउटपुट में पॉपुलेशन है, बात समझे ना, वो इसमें आएगा। उसके बाद आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसमें आएगा, जो आपका पॉवर्टी है वो इसमें आएगा, जो मेल न्यूट्रिशन है
वो इसमें आएगा, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इसमें, तो वो सारे जो टॉपिक हैं वो आपका सोशल वाले पार्ट में आएंगे। इकोनॉमिक वाले पार्ट में जीडीपी हम लेकर के चलेंगे, इन्फ्लेशन लेकर के चलेंगे, बैंकिंग सेक्टर लेकर, वो सारे टॉपिक इसमें आएंगे, ठीक है ना। अभी मैं सेग्रीगेट करूंगा उनको, चेंज कर दूं। देखिए अब सबसे पहले हम आते हैं आपका जो पेपर थर्ड के इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज। अच्छा ये भी मैं बता दूं आपको, इस पेपर में जो भी स्टडी होगी डियर वो इशू बेस्ड ही होगी। आज की तारीख में हर प्रश्न जो होता है वो किसी मुद्दे से ही जुड़ा होता है, तो जो पढ़ने की अप्रोच होगी ना आपकी इशू बेस्ड होगी। सीधा आपको किसको उठाना है, इशू को पकड़ लेना, इशू पकड़ा काम खत्म, बात समझे ना। इशू को पकड़ के रखना है और 60 70 60 70 इशू जो है आपको तैयार रखने। हालांकि लिस्ट देते हैं हम लोग, तो लिस्ट देंगे, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग। चलिए तो इसमें हम सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, जिसको मैं आज थोड़ा सा समझाऊंगा अभी आप लोगों को, वो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा प्रमुख वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में हम तीनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, दूसरे में हम यह समझेंगे कि अर्थ व्यवस्था क्या है, और तीसरे में हम समझेंगे आपका जिनको हम बोलते हैं आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली। इन तीनों का आपस में एक दूसरे से बहुत ही गहन संबंध है, ठीक है ना। तो पहले हम यही समझेंगे कि जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उसका इनसे कोई संबंध है या नहीं, ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं या तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो पहले समझेंगे अर्थशास्त्र क्या है, फिर अर्थव्यवस्था क्या है, और फिर आर्थिक प्रणालियां क्या है, ठीक है ना। आर्थिक प्रणालियां जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना इसमें, जैसे पूंजीवाद, दूसरा जैसे आप पढ़ते हैं समाजवाद, तीसरा जैसे आप पढ़ते हैं मिश्रित। तो पूंजीवाद का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। समाजवाद का मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था से है, या मिश्रित का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था से, ठीक है ना। तो इन्हीं को ही हम किस नाम से भी जानते हैं, आर्थिक प्रणाली, ठीक है ना। तो तीन तरह की प्रमुख है तो और भी, लेकिन तीन तरह की प्रमुख आर्थिक प्रणालियां हैं, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। चाइना में हम लेके चले तो बाजार समाजवाद है, ठीक है ना, जिसको मार्केट सोशलिज्म बोलते हैं। तो ये तो पहले तो हम यही देखेंगे कि क्या है। अच्छा इन्हीं के साथ साथ फिर हम क्या देख लेते जब हम इसको पढ़ रहे होंगे, कुछ आपके प्रमुख बिंदुओं का जो है आपका क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, ठीक है ना। कुछ प्रमुख बिंदुओं का क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण। तो उसमें जैसे पढ़ते पढ़ते आईसीओआर आ गया, ठीक है ना, या जैसे यही आ गया भाई ग्रोथ क्या है, सीधा ही पूछ लिया ग्रोथ क्या है, ठीक है ना। ग्रोथ क्या है, सीओआर क्या है, आईसीओआर क्या, तो उस तरह के बहुत छोटे छोटे शब्द होते हैं। बाजार क्या है, मांग क्या है, आपूर्ति क्या, उस तरह के जो है, ठीक है ना, ताकि जो एक बेस हमारा जो है सब्जेक्ट के रिलेटेड वो बना रहे। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में हम आते हैं इसके दूसरे भाग पर। वो जो दूसरा भाग है हमारा, उसमें हम बच्चों उन टॉपिक्स को लेकर के चलते हैं जो बिल्कुल सिलेबस की कोर हैं, जो, ठीक है ना। जैसे उसमें सबसे पहले हम उसमें डिस्कस करेंगे यही जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, ठीक। हालांकि टॉपिक ये नहीं होगा, टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं, पूर्ण जो पढ़ा जाता है वो है आपका कि आर्थिक समृद्धि एवं विकास, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। इस टॉपिक का पूरा नाम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ क्या है और
डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, एक नहीं समझना है उनको। तो इसमें हम जीडीपी देखते हैं और दूसरा टॉपिक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं एचडीआई, मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक एचडीआई। हालांकि ये सामाजिक में जाएगा टॉपिक, लेकिन चूंकि इसका जो है जुड़ा हुआ पार्ट है इसलिए मैंने लिख दिया है। इसके बाद फिर तीसरे में हम आते हैं, थर्ड टॉपिक जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना है, तो आप लोग भी ललायित रहते हैं उसको पढ़ने के लिए, वो है आपका बैंक प्रणाली। ये बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बैंक प्रणाली एवं जिसे हम बोलते हैं मौद्रिक नीति, इसमें दो टॉपिक पढ़े जाते हैं। एक तो पूरा बैंक प्रणाली का मतलब बैंकिंग सिस्टम, और मौद्रिक नीति का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, दो अलग अलग है ना, बैंक प्रणाली और मौद्रिक नीति, ठीक है ना। ये फोर्थ जो हमारा टॉपिक इस पे आएगा फिर वो है आपका इसी से जुड़ता हुआ, जिसको हम पढ़ते हैं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार, या पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार, जैसे भी आप लोग सहज हो उसी तरह लिख सकते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फिर इसके बाद फिफ्थ टॉपिक जो यहां पे आता है वो आपका है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रास्फीति, मॉनेटरी सॉरी इन्फ्लेशन, आप इसको पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, पढ़ते हैं ना आप लोग, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो इन्फ्लेशन जो है उसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। फिर यहां पे जो सिक्स्थ टॉपिक आएगा इनके बाद, फिर वो है आपका जिसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी आप पढ़ते हैं, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं उसको ताकि आप लोगों को, फिजिकल मत पढ़ना, इसको पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना, राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति जब आएगा आपके सामने तो पढ़ते ना उसमें आप लोग कि भाई बजट घाटे का है? बजट सरप्लस का है, ये बजट है रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ये बजट घाटा, वो ये सारे जो टॉपिक है वो किस में आते हैं, राजकोषीय नीति में। तो राजकोषीय नीति बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़े दो टॉपिक हैं, राजकोषीय नीति और बैंक प्रणाली एवं मौद्रिक नीति, ये दोनों बड़े टॉपिक हैं जो, ठीक है ना। फिर राजकोषीय नीति के बाद में सेवंथ जो हमारा आता वो है करारोपण पद्धति, करारोपण पद्धति मतलब टैक्सेशन सिस्टम, जिसको आप लोग लिख सकते हो टैक्सेशन सिस्टम, करारोपण पद्धति, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। करारोपण पद्धति के बाद में एट्थ टॉपिक आपका आएगा, उसमें हम लोग पढ़ते हैं जिसको पढ़ते हैं विदेश व्यापार एवं विनिमय प्रणाली, विदेश व्यापार एवं विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली समझते हो, आज की तारीख में मुद्दा चल रहा है? मतलब डॉलर बढ़ता जा रहा है और रुपया गिर रहा है ना, कह रहे रुपया कमजोर हो रहा है, रुपए की हालत पतली हो रही है। तो ये जो टॉपिक है ये कवर होता है किसमें, विनिमय प्रणाली में, भाई रुपया कैसे बढ़ता है और कैसे गिरता है, ठीक है ना, डॉलर कैसे बढ़ता है और डॉलर कैसे गिरता है। फिर विदेश व्यापार आप पढ़ते हैं ना, आयात है तो निर्यात है तो बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं ना आप लोग, भुगतान संतुलन। तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये किस में कवर होते हैं, विदेश व्यापार या विनिमय प्रणाली में। तो ये जो है ये कुछ प्रमुख टॉपिक हैं जो हम सबसे पहले यहां पे पहले इनको लिख लीजिए फिर आगे चलूंगा। अब टॉपिक नंबर 9,
ये आपके पेपर की जान है, पीटी हो या मेंस हो, जिसको हम बोलते हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं तो केवल नाम ही लिख रहा हूं, इन सबके टॉपिक बहुत बड़े हैं। भारतीय कृषि, अच्छा इसमें ध्यान रखना, जब भी हम कृषि पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को पढ़ा जाएगा, एग्रीकल्चर या कृषि। कृषि की दो अवस्थाएं हैं, एक तो उपज से पूर्व की प्री हार्वेस्टिंग और दूसरी पोस्ट हार्वेस्टिंग, उपज के बाद, उपज से पूर्व और उपज से बाद। तो जैसे उपज के बाद है, तो उपज के बाद में आप देखेंगे इसमें क्या हो सकता है, वाणिज्य से रिलेटेड इशू हो सकता है, कॉमर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मार्केटिंग, मूल्य से रिलेटेड मुद्दा हो सकता है, जिसको सब्सिडी आप बोलते हैं, उससे रिलेटेड मुद्दा हो सकता है, इसके परिवहन से रिलेटेड मुद्दा हो सकता है, ठीक, इसके संग्रहण से रिलेटेड मुद्दा हो सकता है, जिसको संग्रहण है, भंडारण है, ठीक, इस तरह के तमाम। तो जब आप पोस्ट इकोनॉमिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, तो उसमें जैसे मूल्य तो आप पढ़ेंगे एमएसपी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी देखा ना किसान बेचारे पंजाब बॉर्डर से रातों रात उनके तंबू वंबू उठा दिए, भगा दिया गया उनको जो है। तो अब वो किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका सब्सिडी ही है, एमएसपी उसी में आता है, ठीक है ना। तो सब्सिडी कई तरह की है, जैसे मूल्य से रिलेटेड ये हो गया, फिर ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड हो सकती है, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर सब्सिडी अलग मुद्दा है, प्राइस सब्सिडी अलग मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी पे चल ही रहा है, आपने यूपी से आ रहे हो, आप तो जानते ही हो कि ट्यूबवेल पे बिल नहीं आता आज की तारीख में, ठीक है ना, दिन रात चल रही है ट्यूबवेल, सारा बिल घरों पे लाद दिया है। वो जो घर में पहले 250 रुपए में बिजली चलती थी, वो 1500 में, मिनिमम बिल 1500 आ ही रहा है, एसी चलाओगे तो 5000 6000 आएगा तो वो, तो कहने का मतलब उपज के बाद के जितने भी इश्यूज हैं ये सब, अब इसमें कृषि सुधार भी है। मैं भारतीय कृषि के साथ साथ एक टॉपिक अलग से बना देता हूं, जिसको हम बोलते हैं आपका कृषि सुधार, ठीक है। तो कृषि सुधार में दो तरह के सुधार हैं, एक तो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, और दूसरे टेक्निकल हैं जो है। तो दोनों ही तरह के, यानी तकनीकी और संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और टेक्निकल, दोनों ही तरह के जो रिफॉर्म्स हैं उनकी यहां पे बात। तो कृषि सुधार बड़ा मुद्दा है और भारतीय कृषि बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। तो अब ये जो सारे मुद्दे हैं पोस्ट वाले, उपज के बाद वाले, ये कवर करेगा कौन, जिसको आपने क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था। बात समझे बाबू। अब बीज है, पानी है, खाद है, टेम्परेचर है, जुताई है, बुआई है, सिंचाई है, निराई है, गुड़ाई है, ये सब किससे, उपज से पहले की अवस्थाएं, इनको कवर करेगा कौन, जिसको आप क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। बात क्लियर है डियर। तो कृषि के संबंध में आपको आपको दो बातें ध्यान रखनी कि भाई कृषि तो है, ये क्या है, दो पहलू हैं, एक उपज से पूर्व और दूसरा तो पोस्ट वाला जो मामला है, ठीक है ना, प्री वाला ज्योग्राफी कवर करेगा और पोस्ट वाला। तो अमूमन जब बच्चे इकोनॉमिक्स से पेपर में आते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लगता है, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जैसे सुधार है, ये सब किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। और उससे पहले की जो चीजें हैं, सिंचाई है, ये सब निराई गुड़ाई, ये सब टेम्परेचर, ये सब किसका पार्ट है, आपका ज्योग्राफी का। तो अपने दिमाग में ये ध्यान रखना कि हम किस पार्ट से डील करेंगे, वो कौन सा है, पोस्ट हार्वेस्टिंग वाला, ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है 11, उसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बोलते हैं, ठीक है ना, फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो ये जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसी से जुड़ा हुआ है। बहुत पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया इसको 2011-12 में, जब नया सिलेबस आया तो उस समय जोड़ा गया। मैं आज की तारीख में आप लोग कहते हैं हाँ? कौन है? बोली सी आसमान जी के बेटे, है ना? बात क्लियर? खाद्य प्रसंस्करण। अब इसके बाद में जो 12th टॉपिक है वो भी पढ़ाएंगे, वो है आपका, इसे हम कहते हैं इंडियन इंडस्ट्री। या जिसे हम कहेंगे भारतीय क्या उद्योग, भारतीय उद्योग, इंडियन इंडस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर 13 जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो है आपका जिसे हम बोलते हैं निवेश मॉडल। निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये जोड़ा गया है, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट मॉडल 14 पॉलिटी में भी पढ़ेंगे आप और इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग। नीति आयोग पढ़ते हैं ना आप लोग? नीति आयोग है इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक? ओ सॉरी, नीति आयोग, ठीक है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और क्या है? कुछ नहीं तो बोलोगे, पढ़ो लिखो बच्चों, हैं? ऐसे करोगे। अब जब देखो एक बात समझ लेना, जब ये डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, आईएएस करना है, तब ये मान लेना कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे, अब क्या करना है, अब बस इसको करना। कठिनाई तो आएगी इसमें, ऐसा नहीं सरल, कठिनाई रहती है। कठिनाई वैसे कोई कठिनाई नहीं होती, पढ़ने के लेवल पे कठिनाई होती है, भाई ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और जब हैबिट पड़ जाएगी ना आपको बहुत, फिर इसमें फिर ऐसा होने लगता है कि बिना क्लास आए आपको बेचैनी रहेगी शरीर, डिस्क्वाइट्यूड हो जाएगा, अरे यार चलो क्लास चलो क्लास, मतलब बड़ा मन लगने लगता है, ठीक है ना? तो ये तो वो सारा पार्ट हुआ। अब हम आते हैं इसका जो मैं आपको बता रहा, सामाजिक वाला जो पार्ट, देखिए इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका बेरोजगार अनएम्प्लॉयड, ठीक? बेरोजगारी। दूसरा जो आप लिख चुके हैं डिस्कस करेंगे हम उसमें तीसरा, इसमें आएगा आपका जनसंख्या, और आपका, और फिर जो मैंने आपको बताया लिखा उधर था, पेपर में बैठोगे करंट आपका क्या, ठीक है? उस साल का क्या पढ़ना है, फिर उसी वर्ष जो आपका आएगा जिसमें क्या बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, आप क्या लिखते हो, आर्थिक सर्वेक्षण, या कितना कम से कम मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या करना होगा, पढ़ना। इतने टॉपिक्स मतलब आपको डन है। चलिए अब छोटा सा मैं एक देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के हम पढ़ेंगे तो कर दो इसको।
पहले मैं आपको छोटा सा एक समझाऊंगा कि भाई हमें अगर ये समझना है कि अर्थशास्त्र क्या है तो अर्थशास्त्र को कैसे समझें। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप ठीक है, क्या लगता है क्या है? पहले मैं आपसे पूछूं कि किसी विषय को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लिया हो सकता है तब आप ज्यादा अच्छे से जैसे मान लिया हम ये जानने की कोशिश करें कि किसी विषय को हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लिया आपसे पूछूं भाई आपने क्या पढ़ा, इतिहास पढ़ा। मैं आपसे पूछूं भाई आपने भूगोल पढ़ा या भूगोल का अध्ययन किया, फिर आपने विज्ञान को पढ़ा। विज्ञान में जैसे ले लेते हैं रसायन, ठीक। अब एक तो हो गया कि आपने इन सब्जेक्टों में ये जो भी मैंने पूछा इनमें क्या अध्ययन, पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इनमें आपने, ठीक है। दूसरा फिर कि वो एवं किसके लिए पढ़ा, इसके लिए आपने। अब मुझे इन पॉइंट पे विचार करके बताइए। जैसे मान लिया पहला मैं आपसे पूछूं भाई आपका ही विषय लिख लेता हूं, सपोज आपने समाजशास्त्र लिखा है। आप बताओ बाबू कि आपने समाजशास्त्र में क्या पढ़ा, और किसके लिए पढ़ा, तो बहुत आसान हो जाएगा। गुड। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको और अच्छा कर सकते, गुड, ठीक है। किसके लिए, ये सब पढ़ा? जैसे हमारे सामने नहीं, फिर तुम जैसे आदमी के लिए, कुत्ते बिल्ली के लिए पढ़ा, गधे घोड़ों के लिए पढ़ा, किसके लिए पढ़ा? हाँ, सोसाइटी में दो है ना, एक एनिमल किंगडम है, एक ह्यूमन किंगडम है। तो हमने किसके लिए पढ़ा? ह्यूमन किंगडम के लिए पढ़ा ना। फिर कुत्ते बिल्ली घोड़े गधों से तो हमें कोई काम है ही नहीं है। चलिए को तो यानी सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि आपने इन चीजों को पढ़ा किसके लिए? समाज। और जब मैं समाज शब्द का यूज कर रहा हूं तो इसमें मैं बात कर रहा हूं किसका, जो आपका कौन है, मानव। बात समझे ना? मैं इसमें एनिमल किंगडम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें बात कर रहा हूँ किसकी, मानव। बात क्लियर? आपने समाज शास्त्र में अध्ययन किया किसका, समाज की अच्छाइयां, समाज की बुराइयां, ठीक। और हम समाज को क्यों पढ़ा कि हम जहां पर हैं हम इससे बेहतर एवं इससे उन्नत समाज को कैसे बना सकते, डेवलप कर, ठीक है। मान लीजिए इतिहास आपने पढ़ा, इतिहास में क्या पढ़ा, सिंधु घाटी है, ये सब। अब जैसे मान लीजिए सपोज औरंगजेब ही है, औरंगजेब को आपने क्यों पढ़ा? औरंगजेब को इसलिए थोड़ी ना पढ़ा कि आज उसकी कब्र खोदेंगे हम, नहीं। हमने औरंगजेब को ये पढ़ा कि एक समय ऐसा भी रहा है कि जब देश में इस तरह के रूलर भी रहे हैं। हमने अकबर को क्यों पढ़ा कि एक समय ऐसा भी रहा है कि जब देश में उतने उदार राजा भी रहे। बात समझे ना? तो हमने दोनों तरीके के दृष्टिकोण से उसको पढ़ने की कोशिश की। हम इतिहास की जितने भी भिन्न भिन्न जो फेजेस हैं उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या पाते हैं, किसी को स्वर्णिम काल, किसी को डार्क फेज, किसी को ये पढ़ते हैं ना हम, तो वो उनके उस समय के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, जो गुण है उस समय की जो कार्यशैली है, उसी के आधार पे हमने वो वर्गीकरण किया है कि वो स्वर्णिम काल कहला सकता है या वो क्या आपका डार्क फेज है ना कहला सकता। बात समझे ना आप मेरी? तो कहने का मतलब चाहे इतिहास हो, जैसे मान लिया आप सपोज रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, रसायन शास्त्र में जितने भी केमिकल्स हैं, हर केमिकल्स क्यों पढ़ा जा रहा है?
भाई ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या असर हो सकता है, वो किस डिजीज को खत्म कर सकता है, वो किस डिजीज के लिए हम उससे दवाइयां विकसित कर सकते। तो कहने का मतलब अल्टीमेट ये हुआ कि चाहे आप कोई भी विषय पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, साइंस पढ़े, कुछ भी पढ़े, वो अल्टीमेटली जुड़ा किससे है? मानव समाज से। तो अब यदि मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि ऊपर जो हमने लिखा है अर्थशास्त्र, तो इसका विषय भी किससे है? मानव समाज से ही है। ये भी किसी एलियन के लिए नहीं बना है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स भी यदि बना है तो वो किसके लिए बना है? हमारे ही लिए। हाँ, अब ये मानव समाज को कैसे लाभान्वित करेगा, मुद्दा ये है। इसका मुद्दा क्या है? कैसे क्या करना? लाभान्वित करना। इसको ये जो लाभान्वित करेगा, इस लाभान्वित करने की जो पद्धति होगी, जो कार्यशैली होगी, वो अन्य विषयों से क्या होगी? भिन्न होगी। जैसे समाज शास्त्र का अलग तरीका होगा, रसायन शास्त्र का अलग तरीका, भौतिक शास्त्र का अलग तरीका, इतिहास का अलग तरीका, इसी तरह अर्थशास्त्र का भी क्या होगा? अलग ही तरीका। तो जब हम पहले इस विषय को पढ़ने की कोशिश करें तो हमें अर्थशास्त्र को समझना, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्यों। तो उसका मतलब कि वो किसके लिए? मानव समाज के लिए। और उसकी विशेषता इस बात में निहित है कि वो मानव समाज को और कैसे लाभान्वित कर सकता। तभी तो नए नए आयाम है। एक समय पे बार्टर सिस्टम चलता था, गधा दो, घोड़ा ले लो, भैंस दो, गाय ले लो, बकरी दो, भेड़ ले लो, दाल दो, है, चने ले लो, और चने दो, दाल ले लो, गेहूं दो, जौ ले लो। यही तो था ना बार्टर सिस्टम, कि भाई एक चीज के बदले में दूसरी चीज को क्या करना? एक्सचेंज करना। आज वो खत्म है, आज नहीं है। अब सुनने में आ रहा है डिजिटली करेंसी चलने वाला है। फिजिकल करेंसी का क्या कर देंगे हम? कंप्लीटली एक्सटिंक्शन, कंप्लीटली लोप हो जाएगा, यानी उसकी जरूरत रहेगी ही नहीं। केवल क्रेडिट ट्रांसफरिंग से ही काम चलेगा। भाई मैंने आपको 500 भेजे, जैसे आज सैलरी मिलती है कैसे मिलती है? मान ले किसी की 5 लाख रुपए सैलरी, तो क्या बोरा लेके जाते हैं हम? हैं? आधे गांव को लेके चलेंगे साथ में, 5 लाख लुटा लेके साथ? हमसे नहीं, नहीं होता। बस फोन में बैठे मैसेज आएगा कि 5 लाख रुपीज है बीन क्रेडिटेड या है क्रेडिटेड, और अकाउंट का नहीं, खत्म हो गया। बात समझे ना? तो यही है। तो अब आप देखिए कि जमाना कहां से चल करके कहां पे आ गया। एक समय था जब 5 लाख देने के लिए 5 लाख ही देने पड़ते थे, आज उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये जो नए नए प्रारूप आए, ये कैसे विकसित हुए? कि जब इसमें बहुत सारे अन्वेषण, बहुत सारे अनुसंधान किए गए। तो हमें यही देखना है कि वास्तव में जो विषय है वो क्या है, उसका मानव समाज से क्या संबंध है। समझे ना? तो मैं छोटे से तरीके से आपको समझाने, जब क्लास होगी तब हम एक वृहद स्वरूप में लेके चलेंगे, लेकिन समझते हैं इसको, ठीक है ना? चेंज कर दो, चलिए। तो डियर, हम समझ रहे हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, या आपने जो लिखा है अर्थ। मैं अभी तो हम ये तो डिस्कस कर चुके कि इसका संबंध भी किससे है? मानव समाज से। तो जैसे मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लूंगी, इस सर्किल को मैं लिखता हूं कि ये क्या है, जैसे हम कह रहे हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि समाज की सबसे सरल परिभाषा या व्याख्या क्या हो सकती है, क्या बताओगे? सिंपलेस्ट डेफिनेशन, सबसे सरल व्याख्या क्या हो सकती है समाज की? अभी तो लिखा है कि समाज क्या है? मानव। क्योंकि हम किसके संबंध में पढ़ने जा रहे हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल। पढ़ते ना, सोसाइटी इज व्हाट? सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, मानवों का समूह। बात समझे? मानव। यदि समाज मानव समूह है तो स्वाभाविक है कि इसमें जो मानव है उनमें दो प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं। एक प्रारूप हो सकता है कि समाज क्या हो सकता है? धनी। और दूसरा समाज क्या हो सकता है? गरीब। मध्यवर्ती अवस्था को मैं मान के नहीं चल रहा हूं, ठीक है ना? और मध्यवर्ती अवस्था कुछ होती नहीं,
ये हम सेल्फ जनरेटेड है कि हम गरीब दिखाना नहीं चाहते और धनी हम है नहीं, तो हमने क्या मान लिया कि हम मिडिल क्लास, ठीक है ना। गरीब और अब यदि मैं आपसे पूछूं कि धनी कौन, कैसे परिभाषित करोगे धनी कौन, तो इसका जवाब क्या होगा। और जैसे मैं पूछूं गरीब कौन, तो इसका जवाब क्या होगा। गरीब कौन है बाबू, आप क्या कहना चाहें, कहलवाना चाहेंगे अपने आप को, धनी या गरीब। धनी, आप धनी, क्या क्या है जो आप क्या कहलवाना चाहेंगे अपने आप को, अब गरीब या अमीर। धनी का मतलब अमीर से ही है, अमीर है इतने भी अमीर नहीं है और इतने भी गरीब नहीं, और जबकि मैंने कहा मैं मध्यवर्ती अवस्था को लेके ही नहीं चलता, तो फिर मैं क्या मानूं। देखिए सरल शब्दों में, मजाक कर रहा हूं, जब हम ये बोलते हैं कि एक आदमी धनी है, तो धनी से मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट अप्रोच को, दो तरह की अप्रोचेज होती है, डिपेंडेंट अप्रोच, इंडिपेंडेंट अप्रोच, ठीक। धनी का मतलब है कि यह व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति में क्या है, आवश्यकता पूर्ति में सक्षम है। जैसे एक बात, अभी जब हमें घर जाना होगा, आप घर जाएंगे, ठीक है, आपको घर जाने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ेगी, सरकार के ट्रांसपोर्ट की है। लेकिन यदि आप धनी होते, एक ड्राइवर होता, एक गाड़ी होती, अपने घर से चाबी लगाते, मस्त आराम से बैठ के आते, क्लास लेते, गाड़ी में बैठे अपने घर चले जाते। बात समझे। इसका मतलब कि आप अपनी आवश्यकता पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, आप निर्भर हैं किस पे, राज्य पे, राज्य की सेवाओं पे। बात समझे। अमिताभ बच्चन को टेंशन नहीं है, वो हो सकता है अपने बेटे को अगर पढ़ने भेजता तो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर से ऊपर बिल्डिंग को उतरवा देता कि भाई हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा, यहीं से उड़ेगा और अपना चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास में क्या है, वो सामर्थ्यवान है। तो जब हम दो व्यक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं कि धनी कौन और गरीब कौन, तो गरीब से मतलब है कि यह अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए राज्य पर क्या है, राज्य पर निर्भर है। ये बात क्लियर हुई। या राज्य अगर मैं ना भी लिखूं तो दूसरों पर निर्भर में लिख देता हूं, दूसरों पर निर्भर या आश्रित। अब ये दूसरे कौन है, ना तो मैं हो सकता ना आप हो सकते। हम किसी की आवश्यकता को क्या पूरा करेंगे, हमारी आवश्यकता पूरा करने के लिए कौन बैठा है, राज्य बैठा है। भाई फीस नहीं दे सकते तो सब्सिडी देगा, बीमार इलाज नहीं करा सकते तो वो देगा, आयुष्मान कार्ड देगा, कुछ भी देगा। मतलब अगर हम किसी चीज को करने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसको जो है क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए कौन बैठा है, राज्य बैठा है। तो जब हम ये बोलते हैं कि धनी कौन और राज्य कौन, तो अब आप इसका जवाब दे सकते हैं है? अब यदि कोई आपसे पूछेगा कि भाई तुम धनी हो या गरीब हो, तो क्या बताओगे। अभी क्या है, हम गरीब हैं, समझे ना। अभी हमें अमीर बनने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन समाज की एक बहुत अच्छी बात होती है, वो क्या, कि समाज में उत्तरोत्तर परिवर्तन, या ये इसको बोलते हैं अपवार्ड मूवमेंट। मैं इधर लिख देता हूं, अपवार्ड मूवमेंट। अपवार्ड मूवमेंट का मतलब है उत्तरोत्तर गतिशीलन, उत्तरोत्तर, लोग ठीक कर लेना, तो उत्तरोत्तर फिर काटना पड़ेगा, गतिशीलन। मात्राओं में कहीं गड़बड़ हो जाए तो मैं हिंदी में बराबर तुलसीदास, ठीक है ना, तो इसलिए मात्राएं खुद ठीक कर लेना अगर कहीं लगे तो, ठीक है ना। उत्तरोत्तर गतिशीलता, अपवार्ड मूवमेंट।
ये एक पॉजिटिव साइन होता है। अब पढ़ते ना संस्कृताइजेशन, डिसंस्कृताइजेशन, पढ़ा को ना सोशियोलॉजी में। तो उसी तरह इकोनॉमी के रिलेशन में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं उत्तरोत्तर गतिशीलन। तो ये जो उत्तरोत्तर गतिशीलन है, इसका मतलब क्या है कि जो आज गरीब है वो हमेशा गरीब नहीं रहेगा। भाई आप अपने ग्रैंडफादर से जब भी बात करेंगे वो क्या कहेंगे, हमारे जमाने में तो ये नहीं था, हम तो ये नहीं थे, लेकिन आज अच्छा जो आपके समक्ष नहीं है आपके बच्चे उससे ज्यादा एंजॉय करेंगे। आपने जो जितना एंजॉय किया आपके फादर ने उतना एंजॉय नहीं किया, आपके फादर ने जितना एंजॉय किया आपके ग्रैंडफादर ने उतना नहीं किया। मतलब कि ठीक है चीजें मिल रही है, वो ये इसका जो पेश है वो धीमा हो सकता है या पेश तेज हो सकता है। तेज होगा तो बहुत जल्दी से समाज में परिवर्तन होगा, बहुत जल्दी से समाज धनी बनेगा, और अगर पेश स्लो है तो समाज क्या है, धीमे धीमे वहां पे पहुंचेगा। जैसे अभी अभी हमारा समाज है, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करें क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है, एकदम से इतने बड़े चेंजेस होना पॉसिबल नहीं होता। बात क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर, अब मैं कहूं कि इस उत्तरोत्तर ये जो गतिशीलन है, ये उत्तरोत्तर गतिशीलन मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, ये कैसे संभव है? अगर इसका जवाब दिया तो समझो आईएएस इसी साल बनोगे। कैसे संभव है? ये स्वतः प्रक्रिया का परिणाम है या इसके लिए किसी की इंटरवेंशन की जरूरत होती है? स्वतः हो सकता है, स्वतः होता है, या हाँ नहीं होगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, तो क्या हम रोजगार खुद ले लें या उसमें हमें किसी की हेल्प की जरूरत होती है? हेल्प की, तो बताओ, आप जानते हैं ये स्वतः नहीं होता। इसके लिए अब जैसे मैं पूछूं आपको कि कैसे संभव है, तो जैसे मैं पूछूं आपको कि क्या जरूरी हो सकता है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जैसे हालांकि और बहुत सारी चीजें, लेकिन आपने पहले क्या बोला, चलो मैं रोजगार ही लिख देता हूँ क्योंकि हमारी पीड़ा यही है, तो सबसे पहले जबान पे यही आता है। अब मैं पूछूं क्या रोजगार खुद पे खुद आता है या रोजगार के लिए कुछ जरूरी है, तो क्या जरूरी होता है रोजगार के लिए? मतलब आईएएस मैं पहले बना दूं पेपर बाद में ले लूं, या पहले पेपर लूं बाद में आईएएस बनाऊं? क्या कैसे करूं? पहले पेपर होगा, पेपर देने के लिए कुछ पैरामीटर कुछ बना है नहीं, क्या है वो पैरामीटर? कम से ग्रेजुएशन क्या है वो, शिक्षा है, अनपढ़पना है, क्या है वो? तो महान मूर्ति ये भी तो कह सकते हो सर पहले पहले क्या चाहिए, मतलब क्या तुम लोग हैं। इसीलिए मैं बोला यहाँ पे हर चीज नाप तोल के बोलनी होती, बहुत सोच समझ के। भाई रोजगार तभी तो मिलेगा जब कुछ स्किल होगा, नहीं तो क्या रोजगार करोगे, छोले भटूरे बेचेंगे बाहर जाके, यही तो करना पड़ेगा ना फिर। तो पहले हम कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, जिसे हम क्या कहें, शिक्षा, जिसे आपने इस बच्ची ने बोला जिसको क्या कहेंगे, कौशल यानी स्किल। पहले शिक्षा चाहिए, कौशल चाहिए। अच्छा इसमें भी ध्यान रखना होता है, आगे समझाऊंगा मैं सारी चीजें। ये बोलते गुणवत्ता परक, शिक्षा से मतलब नहीं है बाबू, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो क्वालिटेटिव हो। अब इंजीनियरिंग कर लिया, घूम रहे हैं 10,000 रुपए की नौकरी के लिए, तो उस इंजीनियरिंग को करने से कोई फायदा नहीं है। इंजीनियरिंग वो हो कि इंजीनियरिंग किया तुरंत ह्यूस्टन से कॉल आ गया, तुरंत आ गया वॉशिंगटन डीसी से कॉल के सर आइए और चलिए, बात समझे ना। तो जब हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कैसी हो, गुणवत्ता परक। भारत का जो दुर्भाग्य है वो क्या है, जैसे शिक्षा को जब हम देखते हैं तो उसके आयाम है, उसके दृष्टिकोण है। शिक्षा को अगर हम लेकर के चले, भारत में जो उसका ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट है, ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट का मतलब उसका जो व्यवसायिक पहलू है वो बहुत कमजोर है। जैसे मतलब एक बात समझिए, सपोज आपने पीएचडी कर लिया, डॉक्टरेट करने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति आपको क्या है, एक प्राइमरी का टीचर रखने के लिए भी रेडी नहीं है, बात समझे। अच्छा दूसरी तरफ वहीं पे यदि आप जो है कनाडा में है, आप अमेरिका में है, आप ब्रिटेन में है, और यदि आपने डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, पोस्ट डॉक्टरेट किया, तो आपको एक मिनट भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे शिक्षा जो है उसका जो व्यावसायिक दृष्टिकोण है वो क्या है, बहुत ही उन्नत है। अच्छा वो व्यावसायिक दृष्टिकोण उन्नत कब होगा, जब शिक्षा कैसी होगी, गुणवत्ता परक होगी। तो हमें केवल शिक्षा से मतलब नहीं है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो गुणवत्ता परक हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव, बात समझे ना। तो इसीलिए ध्यान रखने की बात है। तो ये जो एडजेक्टिव विशेषण हमने इसमें यूज किया, ये विशेषण इसीलिए यूज किया।
अब जैसे रोजगार, तो रोजगार भी क्या हो, पढ़ते हैं ना अल्प अल्प रोजगार, पढ़ते हैं ना अंडर एम्प्लॉयमेंट। वो अल्प रोजगार क्या है, ना तो रोजगार ही है और रोजगार भी है। बात समझ, यानी ना तो हम जी ही रहे हैं और ना ही मर पा रहे हैं। तो इससे अब बेहतर तो क्या है कि हमारे पास में वो ना ही हो, इसलिए रोजगार भी गुणवत्ता परक हो। अब हम तीसरा देखें तो इन दोनों चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, जिसको आप बोलते हैं अवसंरचना। पढ़ते हैं ना आप लोग अवसंरचना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अवसंरचना दो प्रकार की होगी, दोनों ही तरह की हम लेकर के चलेंगे। एक पढ़ते हैं हम जिसको क्या बोलते हैं सामाजिक, और दूसरी बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं भौतिक। भौतिक आप सब जानते हैं, भौतिक में क्या मतलब है, क्या होती है भौतिक अवसंरचना, जैसे बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, यानी संचार है, परिवहन है, संवहन है, ये सब चीजें क्या है, ये आपकी भौतिक। बिना भौतिक अवसंरचना के ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमें क्या मिल जाए, गुणवत्ता पर एक शिक्षा मिले। बात समझे ना। तो गुणवत्ता पर एक शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसका होना, भौतिक। अच्छा, अवसंरचना का विकास के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि अवसंरचना नहीं, अवसंरचना विकास की क्या है, सुपर मतलब एक जिसको बोलते हैं ना नींव, वो नींव है। यदि नींव ही कमजोर होगी तो फिर पूरी बिल्डिंग क्या होगी, कमजोर होगी। इसीलिए हम ये मान करके चलते हैं कि जब भी हमें अवसंरचना का मतलब, जब भी हम देश के विकास की बात करते हैं तो देश के विकास के लिए परम आवश्यक है कि अवसंरचना का अच्छा होना जरूरी है। और चौथा यदि मैं यहाँ पे लिख दूं तो उसको हम बोलते हैं बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, सुविधाएं। अब ये जो फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज, ये जीवन को सरल बनाती है, ठीक है। तो चार हम पॉइंट लेकर के चलते हैं। पहला शिक्षा सर्वोपरि, उसके बाद रोजगार, फिर अवसंरचना और फिर बेहतर स्वास्थ्य। यदि ये चारों चीजें मिले तब हम क्या कहेंगे कि किसी भी देश में ये जो उत्तरोत्तर गतिशीलन अपवार्ड मूवमेंट जो हमने लिखा है, ये क्या होगा, ये तेजी से होगा। अब मैं पूछता हूं कि ये चारों चीजें स्वतः मिल सकती हैं या इसमें हमें किसी की मदद की आवश्यकता है, बताइए। क्या ये चारों चीजें स्वतः मिल सकती हैं? नहीं, आपको इसमें मदद चाहिए। तो वो मदद तो कैसे संभव है, बताइए। क्या अंबानी देगा क्या अडानी देगा, कौन देगा फिर। तो आप कहेंगे कि सर ये संभव है कि जब इनको कौन प्रदान करे, राज्य प्रदान करे। ये बात क्लियर हुई। इसीलिए स्टेट का होना क्या होता है, बहुत ज्यादा। जो हम पढ़ते हैं ना कि वाई वी नीड ए स्टेट या वाई वी नीड ए कॉन्सेप्ट लाइक स्टेट, हमें राज्य की संकल्पना की आवश्यकता क्यों है, तो क्या बताओगे आप उसमें। क्योंकि राज्य हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिन आवश्यकताओं की पूर्ति उसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। बस दो ही तो है ना जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी कारक हैं, एक बाजार, एक दूसरा राज्य। बाजार को हर चीज का क्या चाहिए, दाम चाहिए। दाम होता तो हम पहले ही कहां बैठे होते, अमिताभ बच्चन होते ना, कि अपना हेलीकॉप्टर लेते, मस्त क्लास में आते, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम कहां हैं, गरीब हैं। तो राज्य की संकल्पना का जो मतलब क्या बोलते हैं महत्व है, वो महत्व ही इसमें है कि राज्य हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिन आवश्यकताओं की पूर्ति कोई और कर ही नहीं सकता। ये बात क्लियर है। चलिए, अब मैं पूछूं तो क्या राज्य को भी कुछ चाहिए या ये अपने आप हो जाती हैं सारी चीजें, क्या चाहिए। क्योंकि अगर इतना आसान था कि राज्य इनकी पूर्ति कर पाता तो वो करता क्यों नहीं है, उसके सामने क्या अवरोध है ऐसा है, पैसा। अब बाबू यहां पैसा नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे संसाधन। तो यानी जैसे मैं पूछूं कि, तो आपने कहा राज्य प्रदान करे, परंतु मैं लिख देता हूं, परंतु राज्य को आवश्यकता है जिसकी हम क्या बोलते हैं, आवश्यकता है जिसको हम लिख देते हैं आपका संसाधनों की। ये बात क्लियर हुआ, राज्य को आवश्यकता है किसकी, संसाधनों की। ठीक। अब यहीं से हम
दो जो दृष्टिकोण है उनको उठाते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये वाला, दो दृष्टिकोण उठाते हैं। तो ये जो आपने लिखा है ये वाले, इनको मैं मान के चलता हूं ये है समाज की आवश्यकताएं। ये क्या है बाबू? समाज की आवश्यकताएं, या जिन्हें हम कहेंगे मांगे। ये समाज की आवश्यकताएं हैं या समाज की मांगे हैं, ठीक। और दूसरी तरफ हमारे पास है क्या, जिनको हम लिख रहे हैं, तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति डिपेंड करेगी किस पे? संसाधनों की आपूर्ति पे। बात क्लियर है? तो दो जगह आकर के मामला रुक गया। एक तरफ हम लिख लेते हैं क्या, जिनको हम क्या कह रहे हैं, संसाधन, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं जिनको सरल शब्दों में मैं क्या लिख लेता हूं, मांगे, डिमांड्स, ठीक है ना। डिमांड्स ले लेते हैं और दूसरी तरफ ले लेते हैं आपके संसाधन। बात क्लियर? देखते हैं। सबसे पहले हम देखें संसाधन की प्रवृत्ति क्या है, कि संसाधन क्या होते हैं? सीमित। संसाधन प्रचुर मात्रा में नहीं है। अगर प्रचुर मात्रा में होते तो दुनिया में किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती नहीं। मान लिया हमें 5 लाख रुपए चाहिए, मिल गया, टेंशन ही नहीं है। लेकिन पंगा क्या है, चाहिए 5 लाख, है नहीं 5 रुपए भी। बात समझे ना? यही तो हुआ ना। मांगे हमेशा क्या है, इनके उल्टी। ये कैसी हैं? ये असीमित है। मांगे अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक। दूसरा, संसाधन का जो प्रयोग है, इनका प्रयोग अनेकों प्रकार से संभव है। अनेकों प्रकार से संभव, इनका प्रयोग अनेकों प्रकार से संभव। ऑल्टरनेटिव यूज बोलते हैं। जैसे पानी, खेत में नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि एक ही संसाधन को भिन्न भिन्न प्रकार से क्या करना, यूज करना। बात क्लियर हुआ? मांगे असीमित होने के साथ साथ ये व्यक्ति से व्यक्ति पर क्या करती है, भिन्न हो जाती है, भिन्न हो जाती है। यानी जो मांग तुम्हारी होगी ये जरूरी नहीं है मेरी भी क्या हो, वही हो। समाज से समाज पे क्या करती है, भिन्न होने लगती है। बात क्लियर है? पहले इतना लिखो फिर चलता हूं आगे। अब मैं इसको इरेज करता हूं, नीचे वाले को, यहीं पे समझना। अब देखो मैं वही एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं जो इकोनॉमिक्स के फादर कौन माने जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके जनक कौन है, तो आप पढ़ते हैं ना, मिस्टर एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स के जनक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनसे पहले इकोनॉमिक्स नहीं था लेन देन सब चीज थी, लेकिन इन्होंने उसको क्या किया, डिफाइन किया, टेक्निकली आपके सामने प्रेजेंट किया, ठीक है ना। ऐसे तो देखो कैसे समझ सकते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया, वही कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा जैसे ये एक प्लॉट ले लेते हैं हम, ये एक भूमि का टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा, एग्जाम्पल हो गया संसाधन का। अब इस पे दो लोग हैं, एक तरफ तो आपने लिखा है, मैं लिख लेता हूं किसान, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं, एक है आपका उद्योगपति। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि भाई उद्योगपति इस भूमि के टुकड़े का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहेगा, कैसे चाहेगा वो प्रयोग करना, बताओ। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले वो इस पे प्रायोरिटी देगा कि इस पे क्या किया जाए, उद्योग लगे। उसको गन्ना उगाने से क्या लेना देना है। दूसरी उसकी प्रायोरिटी हो सकती है कि वो कहे कि इस पे होटल बना दो एक, होटल भी, होटल इंडस्ट्री है, होटल भी वो क्या कहेगा, या तो कैसा हो, 5 स्टार हो, या कैसा हो, 7 स्टार हो भाई, है।
फिर वो हो सकता है कि वो कहे कि इस पे एक स्कूल बनाओ या एक पार्क डेवलप करो, है? तो जैसे स्कूल भी हो, या वो कहे कि इस पे क्या बनाओ, हॉस्पिटल। तो जैसे हॉस्पिटल भी कौन सा, मैक्स है, अपोलो है? भाई जहां बुखारी कितने में दूर होगा, मान ली अपोलो में चले गए तो बुखार इतने में दूर होगा कि 2 साल की इनकम जाती रहेगी वहां पे हमारी तो, है? यही तो है हॉस्पिटल का मजा। और वैसे बुखार कितने में दूर हो जाता है तुम्हारा, 60 से 70 रुपए में गली नुक्कड़ में बैठे होते हैं ना वो क्वैक्स, अपना गए, नीली पीली 4-5 दवाई दी, 2-3 दिन खाई, उतर गया बुखार। लेकिन यदि अपोलो पहुंच गए तो फिर अगले कई सालों तक बुखार तुम्हें नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो ऐसे उतार देते हैं उसको, है ना? स्कूल कैसा, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, गौतम गंभीर वाला। तो अब इनको इन चीजों से मतलब है जो है, ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं, या वो कहेगा कि इस पे क्या बनाओ, बहुमंजिला इमारत। जैसे अब ये देखो बाबू, इसमें कम से कम आज की तारीख में कई अरब रुपए की इसकी कीमत है। क्यों? लेकिन यदि इसी पे कोई गांव वाला, मान ली किसी गांव वाले की रही होती और वो इस पे गन्ना उगा रहा हो, तो अरबों रुपए का गन्ना उगा पाता? कई जन्मों तक भी वो 1 अरब रुपए का गन्ना इस पे नहीं उगा सकता। लेकिन यहाँ ये एक ही बिल्डिंग उसको क्या है, अरबों रुपए दे करके चली। आप समझे ना मेरी बात? तो कहने का मतलब है कि उसका जो दृष्टिकोण है इस भूमि के टुकड़े को लेकर के, वो क्या होगा, अलग होगा। अब किसान के पॉइंट ऑफ व्यू, किसान क्या कहेगा, इस पे क्या करें, पार्क की उसे कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि खेत खुद में खुद पार्क है, तो सुबह घूम आता है सब। फिर उसके बाद वो क्या कह सकता है, हाँ मतलब कुछ ज्यादा से ज्यादा वो उस पे क्या कहेगा, भाई स्कूल खोल दो, स्कूल भी कैसा हो, गवर्नमेंट। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कहेगा, हॉस्पिटल खोल दो, हॉस्पिटल कैसा हो, वो भी गवर्नमेंट, ठीक है ना? होटल की उसको कोई जरूरत है ही नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब पंगा यहां खड़ा होगा कि भूमि का टुकड़ा तो एक है, लेकिन इसका वितरण इन दोनों वर्गों के मध्य कैसे किया जाए, बात समझे ना? बुला लो। आखिर दोनों का इनका वितरण दोनों के मध्य कैसे किया जाए, बात क्लियर है? अब करो, कैसे करोगे? इसी वितरण के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए ही जिस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्या, जो आपने लिखा है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब ही वो है, वो विषय जो क्या करता है, हमें ये बताता है कि जो प्रकृति के दिए हुए सीमित संसाधन हैं, इन संसाधनों को हम क्या करें, किस प्रकार से समाज के मध्य जितने भी समाज के जितने भी वर्ग हैं उनके मध्य इसका वितरण किस प्रकार से किया जाए, ताकि समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। बात समझे ना? अब भाई धनी को भी संसाधन चाहिए, और गरीब, ये नहीं हो सकता कि संसाधनों पर अधिकार केवल किसका होगा, गरीब का होगा। ये नहीं हो सकता कि संसाधनों पर अधिकार केवल किसका होगा, धनी का होगा। धनी का भी अधिकार होना चाहिए और गरीब का भी अधिकार होना चाहिए। बात क्लियर है? तो धनी पर भी चाहिए और गरीब पर भी चाहिए। तो जब हम ये बोलते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र वो विषय है जो हमें ये बताता है कि समाज में उपस्थित सीमित संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए कि जिससे धनी एवं गरीब, जो भी रिच और पुअर दोनों जो हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और उनका जो संतुष्टिकरण का जो स्तर है, जो संतुष्टि उनको चाहिए, वो भी अधिकतम प्राप्त हो सके। बात समझे ना? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि यदि लैंड है, भूमि है, तो उसका कितना पार्ट रिच को जाए और कितना पार्ट क्या है, अमीर को जाए। ये बात क्लियर है? हाँ? तो इस तरह हम ये जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, भाई हमारा जो मतलब विषय है जिसको हम क्या बोले, अर्थशास्त्र के, हम उसको कैसे पढ़ें। क्योंकि यहाँ जो अप्रोच है बाबू, वो क्या करनी पड़ेगी, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। बात समझे? कोई और टॉपिक लूं क्या, छोटा? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि जैसे गांव, जो आज गांव है,
या जो शहर है वो हमेशा से शहर थोड़ी ना था। शहरों का, अब जैसे सपोज आप अमेरिका में जाएंगे, तो जब आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि यदि अमेरिका की इतनी भूमि है ये, तो पता लगा अब उसमें केवल 3 या 4 ही % क्या है, रूरल पॉपुलेशन निवास कर रही है, बाकी सारी क्या हो गई है, अर्बन। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज की तारीख में 97% पॉपुलेशन वहां अर्बेनाइज्ड है, शहरी है, तो क्या आज से 100 या 150 साल पहले ये अवस्था थी? नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये विकास की एक प्रक्रिया है। और जब हम बोलते हैं कि विकास की जितनी अवस्था उत्तम होती जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, घटता जाएगा, और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब आज जो शहरीकरण हमें यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ तो लैंड बची नहीं है, अब ये कहाँ की तरफ भागेगी, गांवों की तरफ ही भागेगी। अब देखो ना, आप जैसे जैसे आपके यहाँ हाईवे निकले हैं जितने भी, अब उससे क्या हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है तेजी से। ये जो जितना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना रही गवर्नमेंट डाले, निम्ज वाला जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना रही है, 11 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्या है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो यही है। अब भाई हम एक ये रास्ता बनाएंगे, ठीक है, जैसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। अब इसके दोनों तरफ क्या है, इंडस्ट्रियल टाउन बसाए जाएंगे। क्योंकि किसी भी उद्योग को सही स्वरूप में चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, परिवहन। परिवहन का होना सबसे ज्यादा, परिवहन का होना क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जब आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले, सरकार ने शुरू किया प्लग एंड प्ले मॉडल, बात समझे ना। तो अब सरकार तुम्हें बना के देगी, अच्छा इसमें तीनों ही है, इसमें जो है अगर कहीं पे जरूरी है तो सी ट्रांसपोर्ट भी है, एयर, रेलवे और रोड, ये तो है ही है हर सूरत में। क्योंकि उद्योग को फलित होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे अच्छी परिवहन व्यवस्था का होना। तो सरकार हाईवे बना करके देगी, और फिर सारी लैंड तुम्हारे लिए, तुम आओ खरीदो, उद्योग लगाओ, और देश को क्या करो, आगे लेकर के चले जाओ। बात समझे ना, ये है। तो ये प्रक्रिया है कि धीरे धीरे शुरू होगी तो फिर क्या है, आगे बढ़ती चली जाएगी, जो है ना। चलिए और पूछो कुछ, क्या पूछना है आप लोगों को। हाँ, दोनों बातें हैं देखो। नहीं, ये 100% ट्रू है। लेकिन दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने कृषि को बहुत उन्नत बना करके अपने देश को उस तरह का दर्जा दिलाया है। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। नहीं नहीं नहीं, सिंगापुर देखो, ऐसे इसको मैं हल्का सा चेंज करता हूं, ऐसे समझिए। जैसे सपोज आपने एग्जाम्पल लिया सिंगापुर, आप अभी प्रधानमंत्री जी गए थे मॉरिशस, ठीक है ना, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। इधर हम ले लेते हैं किसका, यूएसए का, फिर हम ले लेते हैं जैसे आपका किसका, चाइना का, ठीक। पहली बात आप ये समझिए कि जैसे सपोज कृषि, मुद्दा क्या है, कृषि में दो अप्रोच हो सकती हैं। जब आप पढ़ेंगे कृषि तब समझेंगे। एक तो कृषि में अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं व्यवसायिक, कॉमर्शियल अप्रोच, कॉमर्शियल आउटलुक का होना। और दूसरा क्या है, केवल सेल्फ सस्टेंस, या जो आपका सबसिस्टेंस है उसके लिए, इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वपूर्ति। दूसरी बात है स्वपूर्ति के लिए। भारत में कृषि को हमेशा से क्या समझा गया, स्वपूर्ति का साधन। आपने कभी भी उसमें कॉमर्शियल अप्रोच को एडॉप्ट ही नहीं किया। अब इसका एक एग्जांपल समझिए, जैसे जापान आप जाएं, आप जब आप घर जाएंगे, या तो आज पढ़ना, ये दो एग्जांपल मैं देता हूं। एक तो एग्जांपल आप लेना राइस, दूसरा आप लेना व्हीट, ठीक, और तीसरा आप लेना सोयाबीन। सोयाबीन ले लेना, या सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर।
अब आपको केवल एक काम करना है, जापान और यही तीनों क्रॉप्स किसके रिलेशन में? इंडिया। केवल देखना है पर हेक्टेयर यील्ड कितना है इनका। आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा कि इंडिया में, मैं एक छोटे से पिक्टोग्राफिक समझाता हूं, अगर इंडिया में इतनी है तो जापान में वो कितनी है? इतनी है। भारत में हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसके लिए? एमएसपी के लिए। जापान में प्रोडक्शन उतना। देखो एक छोटा एग्जांपल मैं दूं, बहुत जल्दी समझ में आए। जैसे मैं कहूं कि मुझे आपकी इनकम बढ़ानी है, एमएसपी हम क्यों मांग रहे हैं? ताकि हमारी क्या बढ़ जाए? इनकम। अब मैंने कहा कि आप एक साल में 100 kg वीट पैदा कर रहे हैं, आप सरकार ने इसका प्राइस आपको दिया 30 रुपए। अब गेहूं आपका बढ़ नहीं रहा क्योंकि उसमें कोई इनोवेशन आपने किया ही नहीं। इनकम हर साल बढ़नी है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, 5% 6% इंक्रीज हो जाता है, 4% तो एवरेज है ही है। तो अब अगले साल आपको क्या करना पड़ेगा? 100 को ही कितने में खरीदना पड़ेगा? 35, फिर 40, फिर गेहूं 100 ही है, पहुंच गया कितने पे? अब आप खुश हो गए कि मेरी इनकम कितनी चली गई? 4500। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने केवल क्या बढ़ाया? इसको बोलते प्राइस। आपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया कि जो गेहूं 30 रुपए में खरीदा जा रहा था अब कितने में खरीदा जा रहा है? 45 में। तो किसान खुश हो गया, अरे वाह मेरी इनकम कितनी बढ़ गई। लेकिन वो ये भूल गया कि इनकम नहीं बढ़ी है, ये क्या हुआ है? महंगाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बढ़ा है। ठीक। अब यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं कि एक दूसरा देश है जिसने कहा महंगाई को कंट्रोल करना है भाई, तो मैं फिर आपकी इनकम कैसे बढ़ाऊं? अब मैं अगर कहूं कि गेहूं 100 की जगह यहां पे कितना हो गया? 120 किलो हो गया। यहां पे कितना हो गया? 140 किलो हो गया। और यहां पे कितना हो गया? 100। और प्राइस मैंने रखा केवल कितना? तब भी आपकी इनकम कितनी होगी? तो कौन सा अच्छा है? प्रोडक्शन बढ़ा करके इनकम को बढ़ाना या महंगाई बढ़ा के इनकम को बढ़ाना? तो बाबू देश की प्रॉब्लम ही ये है कि हमारे यहां पे कभी भी इस एंगल को अप्रोच नहीं। तो भारत की जमीन जितनी उपजाऊ है, पूरी दुनिया को इतना गेहूं पैदा करके दे देते कि खाया नहीं जाता। समझे ना? वो जापान जो 27, मतलब 2700 क्विंटल तक जो है पैदा कर पा रहा है 1 हेक्टेयर में, इंडिया 300 400 तक भी नहीं पहुंचा अभी तक जो है। समझे ना? इतना डिफरेंस है। तो प्रॉब्लम ये इस बात में आती है कि हम अगर इन चीजों को एड्रेस करना चाहें तो इनको एड्रेस कैसे करें? अगर हम प्रोडक्शन पे ध्यान दिए होते, क्वालिटी ऑफ सीड्स पे ध्यान दिए होते, इन सब पे ध्यान दिए होते, तो लड़ाई एमएसपी की नहीं हो रही होती। लड़ाई इस बात की हो रही थी कि इतना गेहूं हुआ, इसको बेचो और खरीदो, कैसे भी करो जो है। बात समझे ना? ये तो सोचने का तरीका होता है। ऐसे जब पढ़ेंगे इन चीजों को तो फिर बताएंगे कि भाई हमारे सामने क्या क्या इशू हैं और कैसे इश्यूज हैं। ठीक है।